हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी में थर्मोडायनेमिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जांपल्स की फॉर्मेट में हो, ना ही एक भी क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज में है। इसमें बेसिक एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन है सिर्फ। सो विल स्टार्ट विद ऑल द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ गीजर हीट्स वाटर flowing at the rate of 3 liters per minute from 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर को गर्म करता है। अब पानी को अगर गर्म करता है तो पानी के लिए पानी की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml या फिर 1 kg पर लीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर ये होती है 1 kg पर लीटर। इट मींस 3 liters ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? 3 kg ऑफ वाटर। दैट मींस मास ऑफ वाटर जो गर्म हुआ, मास ऑफ वाटर वो हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये आ गया 3 kg। 3 kg ऑफ वाटर आपने गर्म किया कितनी देर में? 1 मिनट में। तो टाइम टेकन टू हीट अप कितना हुआ? 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में उसने पानी को गर्म किया। टेम्परेचर में चेंज आया 27 से 77। सो चेंज इन टेम्परेचर ये हुआ 77 डिग्री सेल्सियस माइनस 22 डिग्री सेल्सियस। दैट कम्स आउट टू बी 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में कितना चेंज आया? 50 डिग्री का चेंज आया। इफ अ गीजर ऑपरेट्स ऑन अ गैस बर्नर, व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल? तो अब सबसे पहले निकालते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, मतलब कितना फ्यूल खत्म होगा कि उतनी हीट प्रोड्यूस हो। तो सबसे पहले क्या निकालो? अमाउंट ऑफ हीट निकालो। सो अमाउंट ऑफ हीट कितना होगा? अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू ये हो जाएगा एम सी डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर कितना है? 3 kg। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू गलत लिख दी मैंने, 4200 होगा। 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। पर ग्राम में होगा तो 4.2 सिर्फ होगा। जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 4.2 इंटू 10⁻³ ये आ गया। इंटू चेंज इन टेम्परेचर हुआ 50। कैलकुलेट बाद में करेंगे, अभी रख लो यहां तक, ठीक है। अब आपको क्या बोला? आपको बोला कितना फ्यूल बर्न हुआ। सो मान लिया लेट m kg ऑफ फ्यूल बर्न्स, तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल ये हो जाएगा मास इनटू लेटेंट हीट। फ्यूल बर्न हो गया, स्टेट चेंज हो गई। लेटेंट हीट नहीं, सॉरी, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन यहां पे कितना दिया है? 4 इंटू 10⁻⁴ जूल पर केजी। हीट ऑफ कंबशन दिया है 4 इंटू 10⁻⁴ जूल पर ग्राम। पर केजी में चेंज करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁷ जूल पर केजी। पर ग्राम में था तो 10⁻⁴, पर केजी में हुआ तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई। इक्वेट कर दो। दिस अमाउंट ऑफ हीट हो गया दिस इंटू एम, मास इंटू दिस। पर केजी है तो मास से मल्टीप्लाई करोगे, सो मास इंटू 4 इंटू 10⁻⁷ जूल्स रख लीजिए नंबर 2। सो इक्वेट कर दो फर्स्ट एंड सेकेंड को। 1 and 2 को इक्वेट करिए। जब आप फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करेंगे तो आपके पास आएगा m इंटू 4 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू 3 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू 50। इक्वेट किया, डिवाइड कर दीजिए राइट साइड ले जाके इसको, तो m की वैल्यू आपके पास आई 3 इंटू 4.2 इंटू
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, ये 10 टू पावर 5 बन जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू पावर 7। कैलकुलेशन छोटे करने के लिए किया मैंने। 2 से ये काटो, ये आ गया 2.1, ये आ गया 6.3 अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर -2 kg। 6.3 अपॉन 4, कैलकुलेट करो। 6.3 डिवाइडेड बाय 4, ये आता है 1.575। 1.575 इंटू 10 टू द पावर -2 kg। ग्राम में मल्टीप्लाई, ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, आपके पास आ गया 15.75 ग्राम्स। सो कितनी देर में फ्यूल बर्न हो रहा है? 1 मिनट में। देयरफॉर रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल ये हो जाएगा 15.75 ग्राम पर मिनट। 1 मिनट में था ना, 60 सेकंड का काम नहीं हुआ, पर सेकंड निकालना है तो डिवाइडेड बाय 60। लॉजिकली क्लियर? क्या किया दोबारा? मेरे को बोला कि आपने गीजर में पानी को गर्म किया, जब पानी को गर्म करेंगे तो हीट चाहिए, उसको कितनी हीट चाहिए गिवन टेम्परेचर रेंज के लिए, वो निकाली। अब वो नीचे जो फ्यूल बर्न हुआ उसने वो हीट प्रोवाइड की, तो उसने कितनी हीट प्रोवाइड की? मास इनटू रेट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन पर ग्राम कितनी हीट मिलेगी, तो मल्टीप्लाई किया, दोनों को इक्वेट किया, मेरे पास आ जाएगा कितना मास 1 मिनट में बर्न होगा। क्या ये क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है what amount of heat must be supplied to 2 into 10 to the -2 kg of nitrogen N2 diatomic gas at room temperature to raise its temperature by 45 degrees Celsius at constant pressure। constant pressure पे आपने टेम्परेचर चेंज करना है। जब आप टेम्परेचर चेंज यूज करते हो तो क्या यूज करते हो? गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगा यहां पे, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सो आपको हीट प्रोड्यूस के लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। मास इन ग्राम्स कितना दिया है? 2 इंटू 10 टू पावर -2 kg। मास दिया है 2 इंटू 10 टू पावर -2 kg, मतलब 20 ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स हो गए मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम से 20, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन होता है 28, क्वेश्चन में गिवन भी है। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 5/7, रख लो संभाल के। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको हीट प्रोड्यूस निकालना है, कितना हीट चाहिए कांस्टेंट प्रेशर पे। अब बात आती है दूसरी, किसकी बात आती है अब सबसे पहले स्पेसिफिक हीट की। सिंस नाइट्रोजन is a diatomic gas है, तो उसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होता है? 7/2 इंटू R। डायटोमिक गैस का स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी होती है? 7/2 R। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना हो जाता है इसका? 5/2 R। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होता है? 7/2 R। अब लगा दो फॉर्मूला हीट का। हीट कितनी चाहिए? ये हो जाता है NCP dt। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 5/7। Cp की वैल्यू 7/2 R, और dt की वैल्यू कितना टेम्परेचर में चेंज किया? टेम्परेचर में चेंज किया 45 डिग्रीज। ये कट हुआ 5/2 इंटू R की वैल्यू 8.3 इंटू 45। कैलकुलेट करो। 5/2 मतलब 2.5 इंटू 8.3 इंटू 45, ये मेरे पास आता है 933.75। 933.75 जूल्स पर मोल पर केल्विन था। आंसर किस में आएगा? जूल्स में। गॉट इट? समझ में आया सबको?
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। थर्ड को मैंने आधा इसमें आधा अगले पेज पे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगता है। थर्ड कह रहा है टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इफ ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट डू नॉट नेसेसरली सेटल टू द मीन टेम्परेचर T1 प्लस T2/2। दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है उसका टेम्परेचर T1 है, दूसरी बॉडी है उसका टेम्परेचर T2 है। जब दोनों को कांटेक्ट में लाते हो तो शेयरिंग होती है इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग उनके पास हीट कंटेंट सेम हो जाए, दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाए। दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाए, वो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? अगर दो बॉडीज बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी तो एवरेज टेम्परेचर पे आएगा, बट अगर दो बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है तो टेम्परेचर किस किस चीज पे डिपेंड करता है? हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है। कैसे? सामने देखो, मैं प्रूव करके दिखाता हूं, इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए पार्ट। मान लिया एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है m1, इसकी मास है m2, इसकी स्पेसिफिक हीट है C1, इसकी स्पेसिफिक हीट है C2, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। दोनों कॉन्टैक्ट में ले आए, शेयरिंग ऑफ हीट हुई, फाइनल टेम्परेचर आ गया T। दोनों कॉन्टैक्ट में आए, शेयरिंग ऑफ वो हुआ, फाइनल टेम्परेचर आ गया T। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 है। अगर T1 T2 से बड़ा है तो हीट इज लॉस्ट बाय M1 एंड गेन्ड बाय M2। M1 जो होगा वो हीट लूज करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर इसका फॉल करेगा और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट? तो अब क्या करते हो? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाइंग, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस्ट, या हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड। वैल्यू डालो, हीट लॉस कितना हुआ? हीट लॉस हुआ, हीट लॉस्ट हुआ, इस बॉडी ने लूज किया M1 C1। टेम्परेचर में चेंज कितना आया? पहले T1 था, बाद में T हो गया, इज इक्वल टू दूसरी ने गेन किया M2 C2 T माइनस T2, इसने गेन किया। ब्रैकेट ओपन करो, M1 C1 T1 माइनस M1 C1 T इज M2 C2 T माइनस M2 C2 T2। रीअरेंज करो, T की वैल्यू आ गई, T की वैल्यू आ गई M1 C1 T1 M प्लस M2 C2 T2 अपॉन M1 C1 प्लस M2 C2। ये आ गया T की वैल्यू। मतलब जो टेम्परेचर होगा, देयरफॉर टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक हीट और यू कैन से हीट कैपेसिटी ऑफ टू बॉडीज। इसमें स्पेशल केस, अगर हीट कैपेसिटी सेम हो, इफ हीट कैपेसिटी इज सेम, हीट कैपेसिटी सेम मतलब M1 C1 इक्वल टू M2 C2, यही होता है ना हीट कैपेसिटी। अगर M1 C1 M2 C2 के बराबर हो तो ये कॉमन निकल के कट जाएगा, देन T जो होगा वो T1 प्लस T2/2 होगा। सो एवरेज टेम्परेचर T1 प्लस T2/2 कब होगा? जब दोनों बॉडीज की हीट कैपेसिटी क्या होगी? सेम। अदरवाइज दोनों बॉडीज की डिफरेंट हीट कैपेसिटी पे दोनों का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा? डिफरेंट। जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो सिंपल एल्जेब्रिक एवरेज नहीं होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? सबको क्लियर है? अगले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला? जो कूलेंट है, नेक्स्ट पार्ट में बोला कूलेंट जो है, coolant in a chemical or a nuclear plant that is liquid used to prevent the different parts of plant from getting too hot should have high specific heat। ऐसा क्यों होता है? कूलेंट की हाई स्पेसिफिक हीट क्यों होती है? कूलेंट क्या होता है? कूलेंट वो होता है जो कि गर्म चीजों को ठंडा रखने का काम में आता है। जो
गर्म चीजों को ठंडा रखने का काम में करेगा, तो उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने की वजह से उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसको आंसर में लिखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट कूलेंट। लॉजिक तो समझ में आ गया ना। स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? हीट कैपेसिटी मास पे भी डिपेंड करती है, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट पे भी डिपेंड करती है। तो अगर मास ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक हीट भी ज्यादा, मास ज्यादा, सॉरी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी तो हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो इट कैन एब्जॉर्ब मोर हीट। तो हम क्या बोलेंगे? कूलेंट मस्ट हैव high specific heat so that its heat capacity is more and it can absorb more heat। जैसे फॉर्मूले वाइज देखो, डेल्टा क्यू क्या होता है? एम सी डेल्टा टी। ये क्या चीज है? ये हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी पे डिपेंडेंट होगा, मतलब डेल्टा क्यू जो होगा वो डिपेंडेंट होगा हीट कैपेसिटी पे। जितनी ज्यादा हीट कैपेसिटी उतना ज्यादा वो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। यही रीजन है, समझ में आया? जितना ज्यादा हीट कैपेसिटी उतना ही ज्यादा वो हीट वो क्या कर सकता है? हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि टेम्परेचर आपको कम चाहिए ना। आप खुद सोचो, आप लॉजिकली एक और चीज से, कंसेप्ट से समझो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज एम सी। सो अगर आप हीट कैपेसिटी ज्यादा आपको मिल जाए तो टेम्परेचर चेंज कम होगा ना, गिवन हीट लेने पे। सो डेल्टा क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है। इट मींस या इसको रीअरेंज करते हैं, आप ऐसे बोलो, हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है। इट मींस इफ specific heat is more, then even after absorbing more heat we get less rise in temperature। हीट ज्यादा भी हो जाए फिर भी टेम्परेचर में राइज उतना ज्यादा नहीं होगा। समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर सी पे। पार्ट नंबर सी बड़ा सिंपल। सी पार्ट कह रहा है द प्रेशर इन कार टायर इंक्रीजेस वाइल ड्राइविंग। जब आप ड्राइव करते हो, वाइल ड्राइविंग टेम्परेचर ऑफ टायर increases। अब PV is equal to nRT। इससे क्या होगा? पहले तो टेम्परेचर ज्यादा होने से टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड टायर ऑल्सो इंक्रीजेस। अब PV is equal to nRT, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। सो therefore since temperature increases pressure will increase। समझ में आ गई बात? क्लियर? आ जाते हैं डी पार्ट पे। जो डी पार्ट है वो क्या कह रहा है? द क्लाइमेट ऑफ अ हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट than that of a town in the desert at the same latitude। सेम हाइट पे एक हार्बर टाउन है जहां पे वाटर है,
ये लैंड है। और दूसरा एक डेजर्ट है, मान लिया डेजर्ट, ये डेजर्ट है, एक डेजर्ट टाउन है, ये डेजर्ट है, ये हार्बर टाउन है। हार्बर टाउन में ये वाटर है, वाटर बॉडीज होंगी वहां पे, समुंदर होगा। अब क्या होगा, जब सन से रेज फॉल करेंगी, जब सन से रेज फॉल करेंगी तो दोनों पे फॉल करेंगी। वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, सिंस वाटर हैज ग्रेटर वैल्यू of specific heat as compared to land or desert. Therefore होगा क्या, water absorbs more heat. Therefore पानी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, देयरफॉर इवन लोअर लेयर्स ऑफ वाटर गेट्स हीटेड अप। ज्यादा हीट वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि लैंड में, वाइल लैंड एब्जॉर्ब्स लेस हीट, कम हीट एब्जॉर्ब करती है, तो उसके लोअर लेयर्स इतने गर्म नहीं होंगे। तो क्या होगा, जब रात हो जाएगी या जब ठंडा टेम्परेचर होगा, सो व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, जब टेम्परेचर चेंज हुआ मतलब या तो गर्म हो गया या ठंडा हुआ, तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर चेंजेस स्लोली। पानी का टेम्परेचर स्लो चेंज होगा, डेजर्ट का जल्दी चेंज हो जाएगा। देयरफॉर क्यों स्लो चेंज होगा, क्योंकि इसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की है, तो उसको निकालने में भी टाइम लगेगा, और अगर वो ऑलरेडी ठंडा है तो उसको लेने में भी टाइम लगेगा। क्योंकि आप देखो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी, तो क्या होगा, हीट जो है वो स्पेसिफिक हीट पे डिपेंडेंट है, जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट होगी उतनी ज्यादा वो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सो व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर ऑफ वाटर चेंजेस स्लोली, therefore nearby temperature remains moderate. While in case of desert, temperature changes fast and we see drastic change in nearby temperatures. समझ में आ गई बात? आसपास का टेम्परेचर बहुत जल्दी गिर जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि जमीन जल्दी ठंडी या जल्दी गर्म हो रही है, और जबकि पानी क्या हो रहा है, देर से गर्म और देर से ठंडा हो रहा है, तो उससे फर्क पड़ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो भी था 3 था शायद। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन कंटेन्स 3 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. The walls of the cylinder are made of heat insulator and the piston is insulated by having a pile of sand on it. By what factor does the pressure of gas increase if the gas is compressed to half of its original volume? गैस को आपने ओरिजिनल वॉल्यूम से आधा कर दिया। ओके, मतलब क्या हुआ होगा, आपने देखो, एक बात ध्यान से देखो, जो वॉल्स ऑफ सिलेंडर है वो हीट इंसुलेटर है, मतलब आसपास से कहीं हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, वॉल्स ऑफ सिलेंडर से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। जब हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती तो जो भी आप चेंजेस लाओगे मीडियम में, वो चेंजेस कौन से होंगे, वो चेंजेस होंगे आपके अपना कौन से, एडियाबैटिक। जो भी आप चेंज लाओगे वो चेंज कौन सा होगा, एडियाबैटिक चेंज होगा। अब अगर एडियाबैटिक चेंज होगा तो प्रेशर कैसे चेंज होता है एडियाबैटिक में, वॉल्यूम के साथ, पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट।
प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और आपने यहां पे कौन सा भरा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कौन सा होता है? H2। कौन सी गैस हो गई? डायटोमिक गैस हो गई। तो उसका गामा कितना होगा डायटोमिक गैस के लिए? गामा की वैल्यू हो गई 1 + 2/5 मतलब 1.4। तो गामा की वैल्यू फॉर हाइड्रोजन इज 1.4। सिंस cylinder is insulated, cylinder is insulated, therefore changes in cylinder are adiabatic. Got it? यहां तक जो भी चेंज होगा वो क्या होगा? एडियाबैटिक चेंज होगा। एडियाबैटिक चेंज होगा तो क्या लगाओगे? P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये लगेगा। अब प्रेशर कितना है आपको गिवन क्या है? पहली बात क्या क्या गिवन है? गामा की वैल्यू इज 1.4 बिकॉज हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1.4। ठीक है, अब आपको सिचुएशन क्या दी है कि गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब V2 कितना हो गया? V1/2। वॉल्यूम हो रहा आधा। ये दो कंडीशंस दी हुई हैं, सब्स्टिट्यूट करो। आपके पास आया P1 ओरिजिनल वॉल्यूम V मान लिया मैंने। V1 को अगर मैं V मानता हूं तो V2 कितना हो गया? V/2। P1 V2 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V/2 की पावर गामा, राइट? तो P2/P1 कितना आया? V2 पावर 1.4 कट गया, कितना बचा? 2 की पावर 1.4। 2 की पावर 1.4 आपको लॉग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करोगे? लेट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1.4। लॉग x हो गया 1.4 log 2। log 2 की वैल्यू 0.3010। टेबल्स लगेंगे बेटा, उसके बिना नहीं होगा ये। 1.4 log 1.4 इंटू दिस, सो कैलकुलेट करते हैं। 1.4 इंटू 0.3010, 1.4 इंटू 0.3010, 0.4214। ये x log x की वैल्यू भाई, तो x हो गया एंटी लॉग ऑफ दिस, एंटी लॉग ऑफ 0.4214, एंटी लॉग ऑफ 0.4214, एंटी लॉग इसका हुआ 2.638। सो x माने 2 टू पावर 1.4, ये आता है 2.6387, 64 ले लेते हैं, 2.64। तो आप बोलोगे P2/P1 इज 2.64। सो P2 कितना हो गया? 2.64 टाइम्स P1। तो आपका रिजल्ट क्या होगा? देयरफॉर प्रेशर becomes 2.64 times ओरिजिनल। ओरिजिनल प्रेशर से कितना प्रेशर हो जाएगा? 2.64 टाइम्स। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ कह रहे हैं इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस एडियाबैटिकली फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट A टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट B, an amount of work equal to 22.3 joule is done on the system. Okay, एडियाबैटिक है। पहला सिचुएशन, स्टेट A से स्टेट B पे लेके गए, स्टेट A से स्टेट B पे लेके गए एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली लेके गए तो डेल्टा Q कितना हो जाएगा? 0। नो हीट इज गिवन और नो हीट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, तो डेल्टा Q क्या हो गया? 0। डेल्टा Q क्या हो गया? 0। To another equilibrium state, the amount of work is equal to 22.3 joules is done on the system. Work done on the system हुआ तो यानी सिस्टम को क्या किया? कंप्रेस किया। बाय द सिस्टम होता है तो एक्सपैंड, ऑन द सिस्टम होता है तो कंप्रेस। तो डेल्टा W कितना हो गया? -22.3 जूल्स। यानी इस सिचुएशन से स्टेट A से स्टेट B में जाने पे, स्टेट A से स्टेट B पे जाने पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U
प्लस डेल्टा डब्ल्यू, सो डेल्टा यू कितना हुआ माइनस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू क्योंकि जीरो है, सो डेल्टा डब्ल्यू का नेगेटिव कितना हुआ 22.3 जूल्स, डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 22.3 जूल्स। यहां तक बात क्लियर, पहली लाइन पढ़ के ये समझ में आता है। आगे क्या बोला, इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी वाया प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम इज 9.35 कैलोरीज। ओके, ये जूल में था भाई, अब इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द सिस्टम ऑफ द लेटर केस, या उसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि कॉमन यूनिट्स के बिना क्वेश्चन नहीं करना। अब आपने क्या किया, सेम सिस्टम है ए, सेम सिस्टम है बी, सेम स्टेट से सेम स्टेट पे लेके गए। इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी वाया प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट इज टेकन बाय द सिस्टम, तो डेल्टा क्यू क्या हो गया पॉजिटिव। अब डेल्टा क्यू क्या हो गया 9.35 कैलोरीज, हीट इज टेकन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव, पॉजिटिव 9.35 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो, कन्वर्जन दिया है 4.19, सो जो दिया होगा उसी से 9.35 इंटू 4.19, ये आता है 39.1765, 39.1765 कैलोरीज, सॉरी जूल्स, इतना जूल, और ये हुआ क्या पॉजिटिव। अब सिंस initial and final states are same, स्टेट में कोई चेंज नहीं है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो डेल्टा यू रिमेन्स सेम, डेल्टा यू कितना हो जाएगा सेम, डेल्टा यू विल रिमेन सेम, वो स्टेट फंक्शन है। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 22.3 जूल्स जो पहले थी। आपको अब क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल्टा डब्ल्यू, अगेन अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लगाइए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, सो डेल्टा डब्ल्यू कितना आया, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा क्यू कितना है 39.1765 माइनस 22.3, सॉल्व करो, इसकी वैल्यू आती है माइनस 22.3, ये आती है 16.8765, ये आती है 16.8765 जूल्स, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। क्लियर, अब ये पॉजिटिव आया तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वो पूछा नहीं है हाउ मच वर्क नेट वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अपने आप आ गया देखो, क्योंकि पॉजिटिव आया है। गॉट इट, समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं 6th पे। आपको बोला 6th क्वेश्चन में 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock. A contains a gas at standard temperature and pressure and B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. Okay, तो एक थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम बनाओ। थर्मली इंसुलेटेड मतलब ना सिस्टम से सराउंडिंग्स में कोई हीट जाएगी, ना सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट आएगी। इसमें 2 चेंबर्स बना लीजिए, ये 2 चेंबर्स हो गए, एक लेफ्ट एक राइट, और बीच में लगाई है हमने स्टॉप कॉक, एक लगाया स्टॉप कॉक। इधर है गैस, इधर है आइडियल गैस, और इधर है वैक्यूम। क्वेश्चन में बोला है ना कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, तो इधर है वैक्यूम, तो एक है ए एक है बी। अब क्या होगा, आपको बोल रहा है स्टॉपकॉक इज सडनली ओपनड, जैसे ही स्टॉपकॉक को ओपन करोगे तो गैस अपने आप उधर जाएगी। अब 2 तरह के, देखो एक्सपेंशन 2 तरह के हो सकते हैं गैस के। इस टाइप के एक्सपेंशन को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन is called free expansion. In this expansion, no work is done. इस टाइप के एक्सपेंशन में वर्क डन नहीं होता। क्यों नहीं होता?
एक और होता है, देखो अगर आपके पास ये सिलेंडर है, इंसुलेटेड है, फिटेड विद अ पिस्टन, अब आपके पास गैस है, जब ये एक्सपैंड करेगी तो ये उसको धक्का देगी ऊपर, जब ये एक्सपैंड करेगी तो ये फ्री एक्सपेंशन नहीं है, नॉट अ फ्री एक्सपेंशन, इसको वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन होगा तभी तो वो उसको धक्का देगी, यहां पे कोई वर्क नहीं होगा, जैसे ही मैं इसको खोलूंगा ये सीधा सीधा इधर भागना शुरू कर देगी, देयर इज नो वर्क डन, कहीं उसको कुछ एक्सपेंशन नहीं करना पड़ा, कहीं उसको किसी चीज को धक्का नहीं देना पड़ा, सो देयर इज नो वर्क डन, सो यहां पे डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वर्क डन नहीं हुआ तो डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 0। दूसरी बात, सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, सिस्टम इज इंसुलेटेड, क्योंकि ये इंसुलेटेड है तो डेल्टा क्यू भी क्या हो जाएगा, 0, नो हीट एंटर्स द सिस्टम, नो हीट कैन मूव आउट ऑफ द सिस्टम। आप अप्लाई करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो डेल्टा यू कितना हो जाता है, डेल्टा यू होता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0, देयर इज नो ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा, 0, डेल्टा यू क्या हो जाता है, एनसी डेल्टा टी, एनसीवी डीटी, तो डीटी नहीं होगा जब तक वो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। अब आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे, ये तो हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन की हो क्या रहा है। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, प्रेशर कितना होगा, क्योंकि ये दोनों सेम साइज के बोले हैं तो अब आप क्या बोलोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, एनआरटी तो कांस्टेंट हो गया ना, तो आपके पास आया वॉल्यूम डबल हो रहा है, V2 इज डबल ऑफ V1, तो V2 को 2V1 डालो, सो V1 V1 कट गया 2P2, तो प्रेशर कितना हो गया, P1/2, तो आप बोलोगे प्रेशर बिकम्स हाफ, ये बात क्लियर, प्रेशर जो है वो कितना हो गया, आधा हो गया जो पहले था, पहले जो भी प्रेशर था वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, गॉट इट। तो अगर पहले 1 एटमॉस्फेयर था तो अब कितना हो जाएगा, हाफ एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। आगे सेकंड पार्ट, बी पार्ट, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अभी प्रूव किया, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सी पार्ट, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, अभी प्रूव किया, नो चेंज इन टेम्परेचर। डी पार्ट, do the intermediate states of the system before settling to the final equilibrium lie on the PVT surface, no, because मतलब क्या हुआ, PV is equal to nRT क्या वैलिड रहेगा ओवरऑल जब मोशन हो रहा है, नहीं होगा, नो, because the expansion is extremely fast and PV is equal to nRT is valid for quasi-static process. Therefore, until system attains equilibrium, PVT are not defined. समझ में आ गई बात, क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं 7th पे, अ स्टीम इंजन ये सीबीएसई में नहीं है, नॉट इन सीबीएसई, एंट्रेंसेस के लिए ध्यान दीजिए। अ स्टीम इंजन डिलीवर्स 5.4 into 10⁸ जूल ऑफ वर्क पर मिनट and services 3.6 into 10⁹ joule of heat per minute from its boiler. ओके, इतना वर्क पर मिनट करता है, एफिशिएंसी निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बेसिक स्टीम इंजन में क्या होता है,
बेसिक स्टीम इंजन में जब भी हम बात करें, स्टीम इंजन में एक होता है सोर्स, एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, और एक होता है सिंक। सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। तो अब क्या हुआ, यहां से Q1 अमाउंट ऑफ हीट अगर वो लेता है, कुछ वो वर्क करता है, रिमेनिंग हीट वो रिजेक्ट कर देता है, तो जो वर्क डन होता है वो होता है Q1 माइनस Q2। जो वर्क डन होता है वो होता है Q1 माइनस Q2। और एफिशिएंसी ये होता है वर्क अपॉन इनपुट, मतलब Q1 माइनस Q2 बाई Q1। ये हो जाता है एफिशिएंसी। ये हो जाता है कितना, एफिशिएंसी। अब निकालना क्या है, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या क्या गिवन है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। अ स्टीम इंजन डिलीवर्स इतना जूल ऑफ वर्क पर मिनट, तो टाइम ले लो 1 मिनट। 1 मिनट में इतना वर्क वो करता है, मतलब ये आउटपुट दे दिया आपको 5.4 इंटू 10⁸ जूल्स। ये हो गया वर्क डन। स्टीम इंजन का वर्क डन हुआ 5.8 इंटू 5.4 इंटू 10⁸, एंड सर्विसेज इतना जूल ऑफ हीट पर मिनट फ्रॉम द बॉयलर, मतलब इनपुट हीट वो कितना लेता है, कितना है 3.6 इंटू 10⁹ जूल्स। एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन इनपुट। वर्क कितना 5.4 इंटू 10⁸, ये कितना 3.6 इंटू 10⁹, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। यह आया 5.4 अपॉन 36। कैलकुलेट करो, 5.4 अपॉन 36, 5.4 डिवाइडेड बाय 36, यह आता है 0.15। सो 0.15 मतलब 15%। देयरफॉर एफिशिएंसी इज 15%। आगे क्या बोला, हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट, मतलब आपको क्या निकालना है, Q2, हीट वेस्टेड पर मिनट। टाइम 1 मिनट ही चल रहा है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हीट वेस्टेड, हीट वेस्टेड, वेस्टेड हीट क्या हो गया, Q2। Q2 कितना है, Q2 कितना है, Q1 माइनस W। Q1 कितना था, Q1 था 3.6 इंटू 10⁹, तो 36 इंटू 10⁸, माइनस W 5.4 इंटू 10⁸, 10⁸ कॉमन, 5.4 माइनस करो, ये हो गया 30.6 इंटू 10⁸, मतलब 3.06 इंटू 10⁸ जूल्स पर मिनट। 1 मिनट में इतना जूल ऑफ एनर्जी, 3 इंटू 10⁹, 10⁹ जूल पर मिनट। इतना जूल 1 मिनट में वो क्या करेगा, लूज करेगा, वेस्ट करेगा। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आ जाते हैं 8th पे। 8th आपको क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज heat to a system at the rate of 100 watt. If the system performs work at the rate of 75 joules per second, 75 joules per second, at what rate internal energy is increasing? तो टाइम ले लो 1 मिनट, टाइम ले लो 1 सेकेंड, सॉरी, टाइम ले लो 1 सेकेंड। सो इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट द रेट ऑफ 100 वॉट, मतलब 100 जूल 1 सेकेंड में आएगा। सो डेल्टा क्यू कितना हो गया, 100 जूल्स। डेल्टा क्यू कितना हो गया, 100 जूल्स। टाइम कितनी देर में, 1 सेकेंड में। सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 75 जूल्स पर मिनट पर सेकेंड, सो डेल्टा डब्ल्यू कितना हो गया, 75। एट व्हाट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग, अप्लाई करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू कितना हुआ, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना 100, डेल्टा डब्ल्यू 75, सब्ट्रैक्ट करो 25 जूल्स पर सेकेंड, मतलब 25 वॉट। क्या ये क्लियर है, बेसिक फुद्दू क्वेश्चन समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं 9th पे। 9th क्या कह रहा है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट टू एन इंटरमीडिएटरी स्टेट by the linear process shown.
ओके जी, इन फिगर 12.13 its volume is then reduced to the original value from E to F by an isobaric process. Calculate the total work done by the gas from D to E to F. D to E to F. D to E to F. ओके, वर्क डन D to E to F निकालना है. वर्क डन क्या होता है? पीवी ग्राफ है. वर्क डन क्या देगा? एरिया इन अ पीवी ग्राफ, in a PV graph area with volume axis gives work done. देगा कि नहीं? एरिया विद वॉल्यूम एक्सिस आपको क्या देगा? एरिया विद वॉल्यूम एक्सिस आपको क्या देगा? वर्क डन देगा. एरिया विद वॉल्यूम एक्सिस आपको क्या देगा? वर्क डन देगा. तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आ जाओ. मैं नाम दे देता हूं. DEF था, नाम दे देते हैं बाकियों को. इसको मैंने नाम दिया P, इसको नाम दे देते हैं, नहीं P नहीं देते, P तो वो है DEF. इसको नाम दे दिया M, इसको नाम दे दिया N, इन पॉइंट्स को, ताकि वो इजीली लिख पाऊं मैं. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, वर्क डन निकालना है हमें. इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस्ड टू ओरिजिनल वॉल्यूम. कैलकुलेट द टोटल वर्क डन फ्रॉम द गैस बाय D to E to F. वर्क डन D से E तक. D से E क्या है? एक्सपेंशन है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. सो पॉजिटिव एरिया. कौन सा एरिया? ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया विद द वॉल्यूम एक्सिस. ये हो गया DEMND. DEMND डिमांड. ये एरिया कितना होगा? ट्रेपीजियम बना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया? 300 प्लस 600. 300 प्लस 600 सब ऐसा यूनिट्स में लेंगे, पास्कल्स में है, कोई दिक्कत नहीं है. 300 प्लस 600 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वॉल्यूम वो मीटर क्यूब में है, नो प्रॉब्लम. 2 से 5 तक का कितना हो गया? 3. तो कितना हुआ? 900 इंटू 3 बाई 2. ये हो गया 450. 450 इंटू 3, 450 इंटू 3 1350. तो 1350 जूल्स. ये हो गया वर्क डन D से E तक. अब आ जाओ दूसरे वर्क पे. कौन सा वर्क? वर्क डन E to F. E to F कौन है? कंप्रेशन है. कंप्रेशन का वर्क क्या लोगे? नेगेटिव. और ये एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एरिया कितना? FEMN. FEMN कितना हुआ? माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ कितना? 300. ब्रेड्थ कितना? 3. सो 300 इंटू 3 कितना आया? माइनस 900 जूल्स. सो नेट वर्क डन कितना हुआ? नेट वर्क डन हुआ दोनों का सम, D से E का और E से F का. कितना हुआ? 1350 माइनस 900. आंसर आ गया 450 जूल्स. क्लियर सबको? समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन. आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे एनसीईआरटी के. अ रेफ्रिजरेटर इज टू मेंटेन. अच्छा, ये भी सीबीएसई के कोर्स में नहीं है बेटा. रेफ्रिजरेटर इज नॉट इन कोर्स, नॉट इन सीबीएसई. रेफ्रिजरेटर इज नॉट इन कोर्स. ना ही कारनॉट हीट इंजन है, ना ही रेफ्रिजरेटर. ये दोनों कोर्स में नहीं है. आ जाते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अ रेफ्रिजरेटर इज टू मेंटेन ईटेबल्स केप्ट इनसाइड एट 9 डिग्री सेल्सियस. फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस. रूम टेम्परेचर इज 36 डिग्री सेल्सियस. रूम टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस. अंदर का टेम्परेचर बोल लेते हैं T2, बाहर का टेम्परेचर लेते हैं T1. T2 की वैल्यू हो गई, माइंड इट हमेशा केल्विन में लेना है. T2 की वैल्यू हो गई 273 प्लस 9 कितना हो गया? 282 केल्विन. और T1 कितना हुआ? 273 प्लस 36, ये हो गया 309 केल्विन. ये दोनों टेम्परेचर में कोई दिक्कत? 309 और 282. क्लियर? अब आ जाते हैं इसमें. आपको क्या बोला निकालने के लिए? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, ये होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2. स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा. T2 की वैल्यू कितनी?
T2 की वैल्यू 282, T2 की वैल्यू 282 डिवाइडेड बाय T1 इज 309 माइनस 282। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। ये आपके पास है 282 नीचे 309 माइनस 282, सॉरी 309 माइनस 282, ये आता है 27। 282 बाई 27, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू 282 डिवाइडेड बाय 27, ये आता है 10.44। 10.44, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का आंसर कितना आया? 10.44। तो ये थे थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन। आपको अब घर पे क्या करना है, ये क्वेश्चंस बहुत कम है, दीज आर नॉट एनफ। आप अपने असाइनमेंट्स उठाएंगे, उनमें से भी क्वेश्चंस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लिए, दोनों जरूरी है। ये तो करना ही करना है, ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक बार रिपीट कीजिए। बाकी असाइनमेंट के क्वेश्चंस इसके जरूरी हैं, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।